तो देखिए, सबसे पहला है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आप इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए, जैसे आपने देखा भी होगा सामान्यतः, कि जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाएं और उस अंधेरे कमरे में खिड़की, दरवाज़ों या वेंटिलेटर से कोई प्रकाश की किरणें आती हुई होती हैं, तो किरण के मार्ग में पड़ने वाले धूल के कण हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये टिंडल प्रभाव नहीं है, ध्यान करना। इसी तरीके से अगर हम प्रकाश की किरणों को किसी जल से भरे पात्र पर या नमक के विलयन पर केंद्रित करते हैं तो किरण का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि प्रकाश की किरणों को किसी कोलाइडी विलयन पर केंद्रित किया जाता है तो किरण मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई कोलाइडी विलयन है इस पात्र में और हम यहाँ पर फोकस करें प्रकाश की किरणों को, तो इस तरीके से जो प्रकाश का किरण मार्ग है ये स्पष्ट दिखाई देता है और ये जो इस रास्ते में पड़ने वाले कोलाइडी कण हैं ये स्पष्ट चमकीले दिखाई देने लगते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार से प्रदीप्तमान होना या उनकी ल्यूमिनिसिटी ये कहलाती है टिंडल प्रभाव। ये कोलाइडी कण अगर हम यहाँ पर राइट एंगल पर एक माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका निरीक्षण करते हैं तो कोलाइडी कण इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे अंधेरे में जुगनू दिखाई देते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, कोलाइडी ये टिंडल प्रभाव क्या है। ये जो प्रकाश की घटना कमरे में प्रकाश की किरणों की है ये केवल आपको समझाने के तौर पर है, इस तरीके से कि जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उसमें किरण मार्ग में पड़ने वाले धूल के कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। यदि प्रकाश की किरणों को साधारण जल या नमक के विलयन पर केंद्रित करते हैं तो वो किरण मार्ग दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रहता है। लेकिन यदि प्रकाश की किरणों को हम कोलाइडी विलयन पर केंद्रित करते हैं तो किरण मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे समझिए जैसे अंधेरी रात में टॉर्च मारते हैं ऊपर को तो उसमें जो टॉर्च की रोशनी है उसका बीम दिखाई देता है, ऐसे ही ये किरण मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। और इसमें किरण के मार्ग में पड़ने वाले जो कोलाइडी कण हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। और ये जो चमक है ये प्रकाश के प्रकीर्णन, जो कोलाइडी कणों के द्वारा किया जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, उसके द्वारा दिखाई देता है किरण मार्ग और यहाँ पर ब्राइट कोन बन जाता है। तो ये जो घटना है ये ही टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसलिए उसके नाम पर इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यदि किरण मार्ग के समकोण पर, राइट एंगल पर रखे हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये कोलाइडी कण इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे अंधेरे में जुगनू, चमकदार होते हैं जुगनू, वो दिखाई देते हैं, प्रकाशमान दिखाई देते हैं। इस तरीके से किरण मार्ग में पड़ने वाले कोलाइडी कण दिखाई देते हैं। तो कोलाइडी कणों का इस प्रकार चमकने की जो घटना है ये कहलाती है टिंडल प्रभाव। समझ में आ गया होगा टिंडल प्रभाव। एक बार फिर देख लीजिए कि यदि प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन पर केंद्रित किया जाता है तो किरण मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये प्रकाश की किरणें हैं जो फोकस की गई हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इधर कौन बना हुआ है, इधर कौन बना हुआ है, यहाँ पर ब्राइट कौन बन जाते हैं स्पष्ट उजाले के। और यहाँ जो कोलाइडी कण है वो चमकदार दिखाई देते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार प्रदीप्तमान होना ही या चमकना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ये जो अवस्था है ये माइक्रोस्कोप की जिसमें ये अंधेरे में जुगनू के समान दिखाई देते हैं ये कहलाती है
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या अति सूक्ष्मदर्शी। तो इस प्रकार आपने ये पढ़ा है टिंडल प्रभाव। अब आप आइए नंबर 2, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति जैसा कि इसका नाम है, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इस गति की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर इसे ब्राउनी गति या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। है क्या, समझिए। कोलाइडी विलयन में मान लीजिए ये एक कोलाइडी कण है। जब कोलाइडी कणों का ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है तो कोलाइडी कण सदैव गतिमान दिखाई देते हैं। वो सदैव टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर जिग-जग मोशन करते रहते हैं। मान लीजिए एक बार इधर जाते हैं, दूसरी बार इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, तो अनिश्चित गति करते रहते हैं, अपने चारों ओर जिग-जग मोशन करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की ये गति ही ब्राउनी गति कहलाती है, क्योंकि इनकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बॉटनिस्ट ने पराग कणों पर एक एक्सपेरिमेंट करते हुए की थी। इसलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कहते हैं। वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में इस गति के कारणों पर अपनी व्याख्या दी थी कि किस कारण से ये गति होती है। उन्होंने बताया था कि कोलाइडी कण अवक्षेपण माध्यम के अणुओं से सदैव टकराते रहते हैं, जिनके कारण ये गति उत्पन्न होती है। वीनर ने 1863 में बताया कि कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित अणुओं से सदैव टकराते रहते हैं, जिनके कारण ये ब्राउनी गति होती रहती है। और यदि इनकी जो कणों का आकार है वो बढ़ता रहता है तो ब्राउनियन मूवमेंट कम हो जाती है और निलंबन की स्थिति में ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए, प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं से इन कोलाइडी कणों के टकराने के कारण ऐसा माहौल उत्पन्न होता है या ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तूफानी समुद्र में जो नाव या जहाज है वो हिचकोले खाता रहता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये ब्राउनी मूवमेंट होती रहती है। एक बार आप फिर समझें ब्राउनी मूवमेंट या ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कि कोलाइडी कणों का यदि हम किसी कोलाइडी विलयन का माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन करें तो ये स्पष्ट पता चलता है कि कोलाइडी कण कभी भी स्थिर नहीं होते, वो सदैव एक इधर टेढ़ी मेढ़ी या जिग-जग मोशन या जिग-जग गति मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गति वो करते रहते हैं। तो कोलाइडी कणों का इस तरीके से इधर उधर अनियंत्रित गति करते रहना ही क्या कहलाता है, जिग-जग मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बॉटनिस्ट जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने पराग कणों का अध्ययन करते वक्त की थी। तो उन्हीं के नाम पर इनको ब्राउनी गति या ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया गया है। वीनर नाम के साइंटिस्ट ने इस गति के कारण पर अपना मत स्पष्ट किया था कि यह गति कोलाइडी कणों के प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने के कारण उत्पन्न होती है और उससे ऐसी स्थिति होती है कि जैसे तूफानी समुद्र में जहाज या नाव जो है वो सदैव हिचकोले खाता रहता है, धीरे धीरे हिलता रहता है। तो इस तरीके से ये कोलाइडी कण गति करते रहते हैं। ये था ब्राउनी गति के विषय में। अब आप आगे आइए, अगला नंबर है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन में तो देखिए, अब आइए आप वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। वैद्युत कण संचलन में क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि कोलाइडी विलयनों की विशेषता होती है कि उनके ऊपर केवल एक ही प्रकार का आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर, किसी भी पदार्थ के कोलाइडी कणों पर या तो धनावेश होता है या केवल ऋण आवेश होता है। यदि कोलाइडी विलयनों को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं
तो ये कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं और वहां पर पहुंचकर अपना आवेश खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक यू आकार की नली लें, देखिए जैसे जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए हों, यू आकार की नली जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए हों, इस तरीके से ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक एनोड होगा, मान लो ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें कोई भी कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। तो देखिए वैद्युत कण संचलन क्या है, समझिए आप। वैद्युत कण संचलन है, जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को, कोलाइडी विलयनों की विशेषता होती है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों पर केवल एक प्रकार का आवेश होता है, वो धन होगा या ऋण होगा। यदि कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ को गमन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वहां जाकर अपना आवेश खो देते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी विलयनों का इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करना ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। प्रारंभ में इसको दो नाम दिए थे, धन कण संचलन और ऋण कण संचलन। धन कण संचलन से धन कणों का कैथोड की तरफ को गमन करना प्रकट होता है, जबकि ऋण कण संचलन घटना से ऋणात्मक कणों का एनोड की तरफ को गमन करना स्पष्ट होता है। लेकिन अब इनको अलग अलग धन कण संचलन और ऋण कण संचलन ना कहकर केवल एक ही नाम से कहा जाता है, वो है वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलाइडी विलयनों का वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इस प्रकार गमन करना ये कहलाता है वैद्युत कण संचलन। मान लीजिए ये एक यू आकार की नली है जिसमें प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसमें उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने आर्सेनियस AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। ये इस नली में रखा है और एनोड तथा कैथोड में वैद्युत धारा प्रवाहित की है। तो ये जो ऋण आवेशित कण हैं, ये ऋण आवेशित कण इस तरीके से माइग्रेशन करेंगे किधर को? धन आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ को। और धन आवेशित इलेक्ट्रोड कौन सा है? वो है एनोड। और वहां पर जाकर ये जमा हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे माइग्रेशन करेंगे इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत कण संचलन। जब किसी कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने की घटना ही कहलाती है वैद्युत कण संचलन। प्रारंभ में इसके दो नाम थे, धन कण संचलन। धन कण संचलन से स्पष्ट होता है कि धनात्मक कणों का कैथोड की तरफ को गमन करना, और ऋण कण संचलन दूसरी घटना जिसमें विद्युत ऋणात्मक कणों का
एनोड की तरफ को माइग्रेशन करना स्पष्ट होता है। लेकिन अब इसको केवल एक ही नाम से पुकारा जाता है, वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। उदाहरण के लिए जैसे यू आकार की नली में आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणात्मक कोलाइडी विलयन भर दिया गया है और जब कैथोड और एनोड के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो ऋणात्मक या ऋण आवेशित कोलाइडी कण है आर्सेनियस सल्फाइड के, वो किधर को गमन करेंगे? धन आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ अर्थात एनोड की तरफ, और वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि इसके विपरीत हम ऐसे करें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन लें, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन होता है, यदि हम उसको लें इस यू आकार की नली में और कैथोड और एनोड के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो कैथोड की तरफ को, जो धनावेशित कण है, किधर को करेंगे? ऋणात्मक कैथोड की तरफ को, और वो ऋणात्मक कैथोड की तरफ को माइग्रेशन करेंगे, वहां पर एकत्र होकर अपना आवेश खो देंगे। तो ये घटना है वैद्युत कण संचलन। शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में एक बार फिर सुन लीजिए वैद्युत कण संचलन को। कोलाइडी विलयन की विशेषता होती है कि उनके कणों पर केवल एक ही प्रकार का धन या ऋण आवेश होता है। जब इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं और वहां पहुंचकर अपना आवेश खो देते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी विलयनों का इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से या वैद्युत शक्ति के प्रभाव से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ को माइग्रेशन करने की जो घटना या प्रक्रिया है, यही कहलाती है वैद्युत कण संचलन। उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणात्मक कोलाइडी विलयन यू आकार की नली जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उसमें रखा जाए, जब इस इलेक्ट्रोड पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्सेनियस सल्फाइड के ऋणात्मक कोलाइडी कण किधर जाएंगे? एनोड की तरफ, और वहां पर एकत्र हो जाएंगे। या दूसरा एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन लिया जाए इसमें, तो वो धन आवेशित कोलाइडी कण इस कैथोड की तरफ को गमन करने लगेंगे और यहां पर एकत्र होकर उदासीन हो जाएंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे। ये थे वैद्युत कण संचलन प्रक्रिया के विषय में। अब आप आगे आइए, आगे बताते हैं आपको स्कंदन या कोएगुलेशन। स्कंदन या कोएगुलेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, कोलाइडी विलयनों की विशेषता होती है कि उनमें उपस्थित कोलाइडी कणों पर धन या ऋण आवेश होता है। यदि हम किसी भी प्रकार से उस आवेश को कम कर दें या नष्ट कर दें तो कोलाइडी कण पास पास आकर संयुक्त होने लगते हैं और बड़े आकार के कणों में परिवर्तित होने लगते हैं। जब वो पास पास आकर बड़े आकार के कणों में परिवर्तित हो जाएंगे, गुच्छों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो इस तरीके से कोलाइडी कणों का जुड़ना कहलाता है अवक्षेपण। तो कोलाइडी कणों का इस प्रकार अवक्षेपण ही स्कंदन कहलाता है। होता कैसे है ये समझ लीजिए कि जब हम किसी भी कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य विलयन मिला देते हैं तो वैद्युत अपघट्य विलयन उसको स्कंदित कर देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए AS2S3 का ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है, इसमें हम बेरियम क्लोराइड का वैद्युत अपघट्य विलयन मिला दें तो देखिए इसके कण कैसे हैं? ऋणात्मक, और इसमें दोनों प्रकार के आयन हैं, बेरियम आयन जो कि धनात्मक हैं और क्लोराइड आयन जो कि ऋणात्मक हैं। तो इसके जो धन आवेशित आयन हैं ये इसके ऋण आवेशित आयनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनका आवेश नष्ट कर देंगे, जिससे ये जो कोलाइडी कण हैं ये जब पहले तो दूर दूर रहते थे, अब आवेश खो जाने के कारण पास पास आ जाएंगे और संयुक्त होकर गुच्छों के रूप में बना लेंगे, और इस तरीके से अवक्षेपित होना ही कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कहलाता है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो धनात्मक कोलाइडी विलयन है कैसा होता है? ये धनात्मक। इसमें हम बेरियम क्लोराइड का विलयन डाल दें तो देखिए बेरियम क्लोराइड दो प्रकार के आयन उत्पन्न कर रहा है,
धनात्मक बेरियम आयन है और ऋणात्मक क्लोराइड आयन है। इसके फेरिक हाइड्रोक्साइड के धनात्मक कण, इनके लिए स्कंदक आयन होगा क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन इसके आवेश को नष्ट कर देंगे, अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए क्लोराइड आयन क्या है? स्कंदक आयन है, स्कंदन करने वाला स्कंदक आयन होता है। तो ये क्लोराइड आयन क्या हुआ? स्कंदक आयन, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो धनात्मक कोलाइडी कण हैं वो पास पास आकर जुड़कर बड़े आकार का कण बना लेंगे, अर्थात अवक्षेपित हो जाएंगे और स्कंदित हो जाएंगे। यही क्या कहलाता है? स्कंदित होना। तो एक बार फिर सुन लीजिए सरल से सरल शब्दों में, स्कंदन क्या है? एक तो तरीका यह है कि कोलाइडी विलयनों की विशेषता होती है कि उनके ऊपर केवल एक प्रकार का आवेश होता है। यदि हम किसी भी प्रकार से उनका आवेश कम कर दें या नष्ट कर दें तो उनका स्थायित्व तो कम हो जाता है। बिल्कुल नष्ट कर दें आवेश को तो वो कोलाइडी कण जो पहले दूर दूर रहते थे पास पास आ जाएंगे, गुच्छित हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ये घटना अवक्षेपण कहलाती है कोलाइडी विलयनों का, और कोलाइडी विलयनों का इस तरीके से अवक्षेपण होना ही स्कंदन कहलाता है। होता कैसे है ये? कोलाइडी विलयनों में हम किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं तो वो विद्युत अपघट्य विलयन अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये आर्सेनिक सल्फाइड बोलें या आर्सेनिया सल्फाइड बोलें, उसका ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। यदि हम इसमें बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य विलयन की कुछ मात्रा डाल दें तो इसके ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के लिए इससे उत्पन्न धनात्मक बेरियम आयन स्कंदक आयन का कार्य करता है, अर्थात उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आर्सेनियम सल्फाइड के ऋण आवेशित कोलाइडी कणों का जो ऋण आवेश है वो नष्ट हो जाता है और ये कण पास पास आकर जुड़कर गुच्छित हो जाते हैं, अर्थात अवक्षेपित हो जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन है, यदि हम उसमें बेरियम क्लोराइड डालें तो उसके लिए क्या है? इसके आवेश से विपरीत आवेशित आयन अर्थात क्लोराइड आयन उसके लिए स्कंदक आयन का कार्य करेगा। ये क्लोराइड आयन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखिए स्कंदन के संबंध में एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी-सुलजे रूल या हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे नियम। बहुत इजी है ये हार्डी-सुलजे रूल या हार्डी-सुलजे नियम। इसमें क्या है कि देखिए किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की जो स्कंदन क्षमता होती है वो निर्भर करती है उस स्कंदक आयन की संयोजकता पर। स्कंदक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है। ये कहलाता है हार्डी-सुलजे नियम। देखिए जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये आर्सेनियम सल्फाइड का ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है AS2S3। कैसा विलयन होता है? ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। अब इसके लिए स्कंदन करने वाला अर्थात स्कंदक आयन होगा इसके आवेश से विपरीत आवेश वाला आयन अर्थात धनात्मक आयन। अब धनात्मक आयन देखिए जैसे सोडियम आयन भी है, जैसे बेरियम आयन है, जैसे एल्यूमिनियम आयन है। तो ये धनात्मक आयन तीनों के तीनों इसका स्कंदन करेंगे, इसलिए ये स्कंदक आयन कहलाएंगे। अब यहां पर इन तीनों में से किसका प्रभाव इस आर्सेनियम सल्फाइड के कोलाइडी विलयन पर अधिक होगा ये समझना है। तो देखिए इन तीनों में से जो सोडियम आयन है, इस सोडियम आयन की अपेक्षा
अधिक प्रभाव होगा बेरियम आयन का, और बेरियम आयन से अधिक होगा एल्यूमिनियम आयन का। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने हार्डी सुलजे ने बताया था कि जिस आयन की संयोजकता अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति भी अधिक होती है। तो यहां पर देखिए, सोडियम आयन की स्कंद वैलेंसी 1 है, बेरियम आयन की 2 है, एल्यूमिनियम आयन की 3 है। तो यहां पर 3 संयोजकता सबसे अधिक किसकी है? एल्यूमिनियम आयन की। इसलिए इसकी स्कंदन करने की क्षमता या स्कंदन शक्ति भी सबसे अधिक है। तो ये है आर्सेनिक सल्फाइड के ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के लिए इन धन आयनों को बढ़ते हुए क्रम में हमने इस तरीके से प्रकट किया है। या दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि FeOH का हुल थ्राइस, ये धनात्मक कोलाइडी विलयन है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। इसके लिए ऋणात्मक या ऋण आवेशित जो आयन होंगे वो स्कंदक आयन का कार्य करेंगे। अब ऋण आवेशित आयन में आप जैसे देखिए क्लोराइड आयन है, जैसे सल्फाइड आयन है, जैसे सल्फेट आयन है, या सल्फेट की जगह फॉस्फेट करिए PO4 आयन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 है, सल्फाइड आयन की 2 है, फॉस्फेट आयन की 3 है। इनमें से क्लोराइड आयन की अपेक्षा यहाँ पर देखिए सल्फाइड आयन की वैलेंसी ज़्यादा है, 2 है, और सल्फाइड आयन की अपेक्षा इसकी 3 है वैलेंसी। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा? स्कंदन शक्ति किसकी होगी? जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होगी। तो स्कंदन शक्ति बढ़ते प्रभाव में इस प्रकार होगी, क्लोराइड आयन से अधिक होगी सल्फाइड आयन की, और सल्फाइड आयन से अधिक होगी फॉस्फेट आयन की, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक बार फिर आपको समझा रहे हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो धनात्मक कोलाइडी विलयन है उसके लिए ऋणात्मक कोलाइडी विलयन ये स्कंदक आयन का कार्य करेंगे, और इनमें जिसकी सबसे अधिक वैलेंसी होगी, संयोजकता होगी, उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। तो जैसा आप देख रहे हैं क्लोराइड आयन से ज़्यादा सल्फाइड आयन की और सबसे ज़्यादा फॉस्फेट आयन की वो है वैलेंसी, तो इसीलिए फॉस्फेट आयन की स्कंदन शक्ति इन सब में अधिक होगी। तो एक बार फिर सुन लीजिए हार्डी सुलजे नियम को क्या है कि जिस स्कंदक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। यह नियम कहलाता है हार्डी सुलजे नियम। तो इस प्रकार आपने हार्डी सुलजे नियम समझा।